आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। 30 अप्रैल से शुरू हुए पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तिहानात। वाइस चांसलर ने दी जिला बीड़ में इम्तिहानी मराकज़ को विजिट। पहले ही दिन पकड़े गए 36 नकल बहादुर। शिवसेना उद्धव ग्रुप के बाद अब पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालिबे पर एनसीपी शरद पवार ग्रुप भी उतरी मैदान में। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर किया चूना लगाओ आंदोलन। आम खास मैदान की 1 इंच जगह भी किसी और मकसद के लिए लेने नहीं दी जाएगी। साबिक एमपी इम्तियाज जलील ने दिया इंतबाह। वक्फ बोर्ड दफ्तर के तामीरी काम पर नौजवानों ने किया सख्त एतराज़। और मुंशियात का कारोबार करने वालों पर पुलिस महकमे की सख्त नज़र। NDPS दस्ते ने की कार्रवाई। 10 किलो गांजा जब्त। खबरें तफसील से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तिहान 30 अप्रैल यानी आज से शुरू हुए। वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी ने ज़िला बीड़ के 3 इम्तिहानी मराकज़ को विज़िट दी, जहां 36 तलबा कॉपी करते पाए गए। वाज़ेह रहे कि यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के इम्तिहानात 29 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। 4 अज़ला के 80 मराकज़ पर तकरीबन 30,000 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। इसी तरह वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी की निगरानी में ग्रेजुएट कोर्सेज़ के इम्तिहानात भी 8 अप्रैल से जारी हैं। इन इम्तिहानात के दौरान भी उन्होंने मुख्तलिफ मराकज़ पर अचानक दौरा किया और नकल करने वाले तलबा को रंगे हाथों पकड़ा। इम्तिहानी मराकज़ में पाई जाने वाली खामियों पर कार्रवाई करने की हिदायत भी दी गई। दूसरे मरहले में MA, MCOM, MSc, B.Ed, BPEd समेत तमाम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के इम्तिहानात 29 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। वाज़ेह हो कि ये इम्तिहानात नई कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत लिए जा रहे हैं। इन इम्तिहानात में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स व मैनेजमेंट के 5,548, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के 7,201, इंटरडिसिप्लिनरी फैकल्टी के 2,112, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी फैकल्टी के सबसे ज़्यादा 13,058 तलबा शामिल हैं। मजमूई तौर पर 29,969 तलबा इन इम्तिहानात में शरीक हैं, जिनके लिए 4 अज़ला में 32 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं और हर मरकज़ पर निगरान टीमें तैनात की गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात शुरू होते ही वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी ने पहले ही दिन सुबह के सेशन में बीड़ शहर के बलभीम कॉलेज, KSK कॉलेज और आदित्य मैनेजमेंट कॉलेज का अचानक दौरा किया। इन तीनों मराकज़ पर बितरतीब 15-15 और 6 इस तरह कुल 36 तलबा नकल करते हुए पाए गए। इन तमाम तलबा की जवाबी कापियाँ जब्त करके उनकी मुकम्मल कारकर्दगी मनसूख करने का हुक्म वाइस चांसलर की जानिब से दिया गया। बगैर टिकट सफ़र करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए ST इंतज़ामिया की जानिब से जैकपॉट खुसूसी जांच मुहिम चलाई गई, जिसके तहत 19 मामलात मंजर आम पर आए, जिनमें से 5 मामले बगैर टिकट सफ़र करने वालों के थे। ST इंतज़ामिया ने औरंगाबाद डिवीज़न में 3 दिनों में 1677 बसेस में मुसाफिरों के टिकट की जांच की, जबकि 1670 कंडक्टर्स के टिकट बॉक्स को चेक किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से ST इंतज़ामिया को ठगने के 19 मामलात मंजर आम पर आए हैं, जिनमें 5 मामलात बगैर टिकट के सफ़र करने से मुताल्लिक़ थे, जिनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई और टिकट समेत भारी जुर्माना वसूल किया गया। ये जंबो जाँच मुहिम 2 मरहलों में की गई। मुख्तलिफ रास्तों पर डिपो लेवल पर चेकिंग स्क्वाड्स के ज़रिए जांच की गई, जिसमें कंडक्टर्स के टिकट बॉक्सेस की जांच, मुसाफिरों के टिकट की जांच, किराए की रकम लेने के बावजूद टिकट न दिए जाने के मामलात की जांच की गई। शिवसेना उद्धव ग्रुप के बाद अब NCP शरद पवार ग्रुप भी पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालिबे पर मैदान में उतर आई है। इसी ज़िमन में आज NCP शरद पवार ग्रुप की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर चूना लगाओ आंदोलन किया गया और इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पार्टी के ज़िला सदर तांगड़े पाटिल और शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की रहनुमाई में
एनसीपी शरद पवार ग्रुप के ओहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचे और पानी फराहमी के इंतजामात फौरी दुरुस्त करने के मुतालबे पर जोरदार मुजाहिरा किया। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 20 सालों से बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है और शहर में पानी सप्लाई इंतजामात दुरुस्त करने के लिए पहले पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट और अब न्यू वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इब्तिदा में इसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 362 करोड़ थी, मगर मज़कूरा हुकूमत और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब 20 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी अब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ और अब इसकी लागत 2760 करोड़ हो गई है। मगर रोड मैप तैयार न किए जाने, एमजेपी व मुताल्लिक़ा एजेंसी के दरमियान तालमेल न होने के सबब 2500 मिलीमीटर कुतर वाली जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है वो पुरानी लाइनों के साथ ओवरलैप हो रही हैं और बार बार पाइपलाइन फूट जाने के सबब शहरियान को 15-15 दिन पानी नहीं मिल पा रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साल भर के लिए पानी पट्टी तो वसूल कर रहा है, मगर 15 दिन के नागे से यानी साल भर में सिर्फ 1 महीना पानी फराहम किया जा रहा है, जो आवाम के साथ खिलवाड़ है। उन लोगों ने मुतालबा किया कि शहरियान के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए और पानी फराहमी के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएँ। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया आवाम को चूना लगाना बंद कर दे। मज़ाहिरीन अपने हाथों में इस ज़िमन में मुख्तलिफ स्लोगन के कार्ड्स बोर्ड्स हाथों में उठाए हुए थे। साथ ही उन लोगों ने चूने के डब्बे और डब्बियां हार में पुरोकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में फेंके। मुज़ाहिरीन के एक वफ़द ने म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत से मुलाकात की और एक मुतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। आमची मागणी हीच आहे की यांनी ताबडतोब या शहराला पाणी दिलं पाहिजे आणि टँकरद्वारे जे काही पाणी चालतं त्याच्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे। हा इथं जे महापालिकेचा आयुक्त आहे, हा आयुक्त निव्वळ दादागिरी करून सनी इथं चाललाय। त्याला माहिती आहे इथं लोकप्रतिनिधी नाहीत, कोणी नाहीत, तो एकदम दादागिरी करून सनी या ठिकाणी प्रशासन चालवतो। अत्यंत भ्रष्ट हा आयुक्त आहे आणि त्या आयुक्ताची इथून सनी तो म्हणजे तो असफल झालेला आहे। इथे या शहराला तो काही चांगल्या सुविधा देऊ शकत नाही। त्याची ताबडतोब बदली या ठिकाणी आयुक्ताची केली पाहिजे, चांगला नवीन आयुक्त दिला पाहिजे आणि इथल्या पालकमंत्र्यांना सत्ताधाऱ्यांना आमची एक आग्रहाची विनंती आहे की ताबडतोबीने या शहराला पाणी त्याने टँकरद्वारे असो कशातून असो पण या लोकांची ताण भागवली पाहिजे। आता हे 2 महिने अत्यंत अवघड आहेत की लोकांच्या घशाला पाणी नाही, प्यायला पाणी नाही येत। लोक दूर जाऊन आज शहरात असून सरी लोक बाहेर छोट्या बैलगाड्या नेऊन याच्यातून नेऊन सरी टँकर याच्यातून पाणी आणतात आहे। महानगरपालिकेचं पाणी टँकर तातडी पूर्ण केली पाहिजे असं आहे। एवढंच आमच्या या ठिकाणी मी पांडुरंग तांगडे पाटील, जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार। आज 20 साल से ये शहर के अंदर ये जो बीजेपी सरकार है लोगों को चुतिया बना रही, चुना लगा रही। आज डैम में पानी है मगर आज शहर में पानी पीने को नहीं। आज इतने बड़े बड़े उद्योग आए, यहाँ के उद्योग वापस जा रहे। आज शहर के अंदर साल में सिर्फ 1 महीना पानी आता और पैसे इन्हों पूरे 12 महीने के लिए थे और 12 दिन को 15 दिन को पानी आने के बाद भी 1 घंटा पानी आता। लोग जीना तो कैसा जीना आज। और उसकी दूसरी बात, इन्होंने जो काम करे, जो पैटर्न रोड का काम करे, ये रोड के सेंटर में से प्लेन लेके गए। अब उसको निकालने के लिए इनको 1500 करोड़ रुपए लगी है। 300 से 900, 900 से 1200, 1200 से 2800 और 2800 से और 500 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ये सरकार, इसका निवेदन ये खराब है और आज तक ये शहर में लोगों को आज 20 साल से वंचित रखा ले और ये जो भी कमिश्नर आता ये शहर को चूना लगाने का काम कर रहा है। हमारी मांग है कि शहर के अंदर जहाँ लोग है बस्ती है उनको पानी दो, पानी डेली का पानी दो। नहीं दिए तो कम से कम पीने को पानी दो, कम से कम पीने के पुरता तो दो। पीने के लिए पानी लेना ताबड़तोब हटाना चाहिए, अच्छा कमिश्नर लाना चाहिए और ये काम करने वाला था। ताबड़तोब कमिश्नर को हटाना चाहिए, इससे काम हो रहा नहीं। इनका तालमेल लेना, इनका दोनों का तालमेल नहीं, इसलिए काम नहीं हो रहा। अगर से काम करना है, ये पानी के टाका भी गलत बन रहे। आज इतने पैसे गवर्नमेंट की कोई चुक लेना, गवर्नमेंट ने तो पैसे दी पर काम क्यों नहीं हो रहा? ये इसके अंदर पार्टनर तो नहीं ना, ये पार्टनर के लिए झगड़े तो नहीं कर रहे। ये सब अंदर पार्टनर है और पार्टनर रहने की वजह झगड़े की वजह से लोगों को पाणी नाही मिळत, का भेटत नाही। या 30-20 वर्ष झाले हे भाजप सरकारने फक्त या शहरामध्ये फक्त राजकारण केले, नंतर पाणी दिले। फसल बीमा मामले में रियासती हुकूमत ने किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। वोट मांगने के लिए इलेक्शन से पहले वज़ीर ज़राअत और वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जो वादे किए थे उन पर अब तक अमल नहीं किया गया। ये इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर हर्षवर्धन सपकाल ने एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। पत्रकार बांधवांचं हार्दिक स्वागत आहे। काल मंत्रिमंडळामध्ये पीक विम्याच्या संदर्भात अत्यंत चुकीचा निर्णय हा काल घेण्यात आला। पीक विमा योजना 25 वर्षापूर्वी जेव्हा सुरू झाली होती तेव्हा त्यात जी एक त्रुट होती ती त्रुट ध्यानात घेऊन टप्प्याटप्प्याने त्यामध्ये बदल करण्यात आला व प्रचलित जी पीक विमा योजना यापूर्वी सुरू होती त्या पीक विमा योजनेमध्ये आपण पेरलं आणि जर उगवून आलं नाही तर 25% पैसे मिळत। पुढे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अतिवृष्टी आली, पाऊस आला, पिकाचं नुकसान झालं, त्या टप्प्यावरही पैसे मिळत। पुढे अगदी सोंगून ठेवलं आणि सोंगून ठेवल्यानंतर गारपीट झाली, पाऊस पडला तरी त्या ठिकाणी पीक विम्याच्या अनुषंगाने पैसे मिळत होते। आता सरसकट हा सगळा जो पीक विम्यातला एक अत्यंत चांगला जी एक सुधारणा झाली होती, ज्या सुधारणेचा एक 25 वर्षाचा 2 टप्प्याचा एक प्रवास होता, तो सगळा रद्दबदल ठरवला आणि पीक विमा योजनेला पुन्हा पालकमंत्र्यात हे बसवण्याचं काम हे फडणवीस सरकारने केलेलं आहे। हा फडणवीस पॅटर्न जो आहे हा समजण्याच्या पलीकडे आहे। तर दुसऱ्या बाजूला ही जी विमा योजना काल लागू केली शेतकऱ्यांच्या वर फार मोठा अन्याय आहे आणि हा अन्याय करत असताना जे दुसरे प्रश्न निर्माण होतात ते नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळेस 2 पावसांमध्ये जी पावसाने दडी मारली आणि पीक करपलं तर अशा काळामध्ये आपण शासकीय अनुदान देणार का? अतिवृष्टीचं शासकीय अनुदान देणार का? शासकीय अनुदान कोणतंही दिला जात नाही, पीक विम्याचं नाव सांगून बोलवत गेलं जाते। आए दिन गर्मी में तेजी से इजाफा होने लगा है, जिसकी वजह से आग लगने के वाक़यात भी बढ़ने लगे हैं। लिहाजा शहरियान घर में बरक़ी आलात इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतें। ये मशवरा जालना फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के अफसरान ने शहरियान को दिया है। गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से आग लगने के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। घरेलू इस्तेमाल में आने वाले बरक़ी आलात जैसे फ्रिज, कूलर, एसी, गैस सिलेंडर, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर वगैरह के इस्तेमाल के दौरान थोड़ी सी एहतियात बरत कर उनका महफूज तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कहीं आग लग जाए तो फौरी तौर पर 101 पर कॉल करके फायर ब्रिगेड को इत्तला दें। इन दिनों शदीद गर्मी के सबब घरेलू बरक़ी आलात के इस्तेमाल में एहतियात बरतना ज़रूरी है। ऐसी अपील फायर ब्रिगेड के सरबराह माधव पानपट्टे ने की है। मागील 1 महिन्यापासून 15 दिवसापासून उन्हाचा ऊन हे प्रखर पडत आहे व तापमान पण वाढलेलं आहे, उष्णता पण जास्त झालेली आहे। त्या अनुषंगाने लोकांनी आपल्या घरातली काही साधने असतील जसे फ्रीज, कूलर, एसी, टीव्ही आणि साधन मिक्सर वगैरे किंवा वॉशिंग मशीन अशा वस्तूंचा वापर करते वेळेस थोडा काळजीपूर्वक करावे, ज्याच्यामुळे इलेक्ट्रिक लोड जास्त प्रमाणात होतोय, म्हणजे एसी वगैरे असं वापरल्यामुळे। आणि जो लोक निष्काळजीपणे असे काम करतात किंवा होतात जे आपल्या नकळत चुकीमुळे निष्काळजीपणामुळे आपल्या घरामध्ये आग लागण्याची शक्यता आमच्या निदर्शनात बऱ्याचदा आलेली आहे। अशी घटना पुनच होऊ नये, जालन्यामध्ये आपल्या अशा घटनांच्या कमीत कमी व्हाव्यात या अनुषंगाने जालन्यातील सर्व लोकांना, जनतेला माझं आव्हान आहे की आपले जे इलेक्ट्रिक साधन असतील, काही गॅसेस वगैरे काय असतील तर ते योग्यरित्या व जेव्हा गरज भासेल तेव्हाच वापरायचे आणि ज्यावेळेस त्याचे मेन स्विच पासून त्यांना बंद करायचे। जर यदा कदाचित घटना घडली किंवा झाली तर पॅनिक होऊ नये, त्यांनी थोडा धीर धरावा आणि लगेच फायर ब्रिगेडला तात्काळ जितकं लवकरात लवकर होईल कळवावे। सदर घटनेवर आम्ही मोठ्या प्रमाणात तयारी केलेली आहे की अशी घटना घडल्यास तात्काळ आम्ही सर्व्हिस देऊन तिथली आग आटोक्यात आणून किंवा तिथे जीवित किंवा इतर कुठली हानी, वित्तहानी किंवा आर्थिक हानी होऊ नये व तिथल्या लोकांना आमची सर्व्हिस चांगल्या प्रकारे देण्याची आम्ही पूर्तता करतो। आरिफ कॉलोनी के साकिन मिर्ज़ा महमूद बेग ने कहा है कि इलाके के साकिनान को उनके ताल्लुक़ से कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है कि टीबी हॉस्पिटल से आरिफ कॉलोनी को जाने वाले रास्ते पर जो गड्ढे मौजूद हैं वो उन्हीं की वजह से है और जो लोग हादसात के शिकार हो रहे हैं उसके लिए वो ज़िम्मेदार हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने यहाँ की हमवार ज़मीन पर
रास्ता तामीर करने के नाम पर गड्ढे खोद दिए थे। हालांकि ये ज़मीन उनकी मिल्कियत थी, लिहाजा उन्होंने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की, मगर जब यहाँ उनकी फरियाद नहीं सुनी गई तो वो हाई कोर्ट पहुँचे और अब ये मामला हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है और फाजिल बेंच ने यहाँ किसी भी किस्म के रोड के तामीरी काम को स्टे दे रखा है। उन्हें ख़ुद भी स्टे हटने का इंतज़ार है, लिहाजा साकिनान उनसे ताउन करें। मैं मिर्ज़ा अशरफ अली बेग वज़ाहत पेश करता हूँ कि हमारी ज़मीन सर्वे नंबर 1/2 आसिफ बाग, जिसके हम मालिक हैं, उसके कागजात भी हमारे पास मौजूद है और हम टीबी हॉस्पिटल से आरिफ कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर हमारी ज़मीन पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रोड तामीर कर रही है और जिसके लिए उन्होंने हमारे को कोई नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और कोई ईपी एक्ट के रूल्स फॉलो नहीं किए, जिसके लिए हम कॉरपोरेशन को रुजू हुए सबसे पहले, लेकिन वहां पर हमारी बात नहीं सुनी गई, जिसके लिए हमें हाई कोर्ट से रुजू होना पड़ा। हाई कोर्ट ने हमारी तमाम बातें सुनने के बाद, तमाम कागजात की तस्दीक करने के बाद कॉरपोरेशन को कुछ हिदायत दी जो हमने उन्हें सबमिट किए, कोर्ट से भी उन्हें पहुंच गई होगी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। फिर उसके बाद हमारी ज़मीन पर कुछ दिनों के बाद गैर कानूनी तरीके से रोड तामीर का काम चालू हुआ, रोड बनाना शुरू किया। फिर हमको हाई कोर्ट से वापस रुजू होना पड़ा। अदालत ने तमाम तस्दीक होने के बाद स्टे ऑर्डर जारी किया और वो केस अभी ज़ेरे इल्तिवा है, मतलब पेंडिंग है अदालत में। हम खुद अदालत के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें जो भी कुछ उसमें टेक्निकल खराबी है या जो भी कुछ उसमें सुधार करना है वो करके कोर्ट जो भी उसका फैसला देगी, हमारा जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसको हमें भी मानना पड़ेगा। और कॉरपोरेशन जो है तो उसके लिए कॉरपोरेशन ने भी कुछ फैसला करना चाहिए, कुछ कदम उठाना चाहिए। लोगों में कुछ गलतफहमी पाई जा रही है हमारे ताल्लुक से कि हम जो है तो वहाँ पर लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि लोग ये मामले की तहकीक करें। हमारी तरफ से ये रुकावटें नहीं हो रही है। हमारी ज़मीन मुसद्दे ज़मीन थी, साफ सुथरी जगह थी हमारी, उसको खोदा गया, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसकी वजह से जो है तो वहाँ पर कुछ हादसे रूनुमा हो रहे हैं। उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ये करने वाले कौन है और क्या किया जा रहा है वहाँ पर, हमें बार बार अदालत में जाना पड़ रहा है, पुलिस कमिश्नर के पास जाना पड़ रहा है। हम ये वजाहत दे रहे हैं कि लोग हमारे ताल्लुक से लोगों में कुछ गलतफहमी हो रही है, तो लोग इसकी तहकीक, इसके जो है तो तहकीक करें और हमारे खिलाफ बदगुमानी जो फैला रहे हैं लोग, तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि इस मामले की तहकीकात कर लें। आम खास मैदान पर वक्फ बोर्ड दफ्तर की तामीर के लिए खुदाई काम शुरू किया गया था, जिसके सबब इलाके के नौजवानों में शदीद बेचैनी बढ़ गई और वो जोख दर जोख आम खास मैदान पर दौड़े चले आए। साबिक़ एमपी इम्तियाज़ जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स भी वहां पहुंचे और तामीरी काम को रुकवा दिया। वाज़ेह है कि आम खास मैदान वक्फ प्रॉपर्टी है जिस पर गुज़िश्ता दिनों स्टेडियम तामीर करने का मंसूबा बनाया गया था और इस काम के लिए वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया ने नो ऑब्जेक्शन भी जारी कर दिया था, मगर आज अचानक कॉन्ट्रैक्टर के लोग बुलडोज़र्स और जेसीबी के साथ यहां पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। ये खबर जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई और जौक दर जौक नौजवान वहां जमा होने लगे। इत्तला मिलते ही साबिक़ एमपी इम्तियाज़ जलील, MIM के साबिक़ ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स भी वहां दौड़े चले आए और तामीरी काम की सख्त मुखालफत करते हुए ये काम रुकवा दिया। उनका कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड दफ्तर के लिए इमारत तामीर करना ही है तो रोज़ा बाग इलाके में वक्फ बोर्ड की 2 एकड़ ज़मीन पर यह इमारत तामीर करवाई जाए और नौजवानों के लिए यहाँ खेल का मैदान ही तामीर करवाया जाए, जो प्रोजेक्ट पहले ही मंजूर किया जा चुका है। औरंगाबाद शहर के पुराने शहर के अंदर अगर देखा जाए तो गिनती के 1-2 ओपन स्पेसेस है जहाँ पर बच्चे आते हैं खेलने के लिए।
आम खास एक ऐसा मैदान है जिसकी पहचान ही खेल कूद से है। यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं और दिन भर यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलते रहती है। ऐसे हालात के अंदर अब हमें ये पता चला कि खामोशी से यहाँ पर वक्फ बोर्ड के 3 ऑफिसेस इसी आम खास मैदान के ग्राउंड के ऊपर बनाए जा रहे हैं। हमें जैसी इसकी जानकारी मिली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे ज़िम्मेदारान यहाँ पर आए, पहुँचे और हमने साफ़ तरीक़े से, मैंने PWD के अधिकारियों को ये बता दिया हूँ कि आम खास के ऊपर हम 1 इंच की जगह नहीं देंगे। आप 3 ऑफिसेज यहाँ पर बांधने की बात कर रहे हैं, हम 1 इंच भी यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेंगे। खामोशी के अंदर ये काम किया जा रहा था। यहाँ पे जो लोग खेलने के लिए आते हैं उन्हें ये बताया गया है कि हम ग्राउंड को लेवल कर रहे हैं। किसी ने ये बताया है कि यहाँ पर मट्टी की ज़रूरत है तो मट्टी उठाकर कहीं दूसरी जगह पर, हालांकि हकीकत ये है कि PWD वालों ने बताया है कि इसी ग्राउंड के ऊपर हमें वक्फ बोर्ड ने ये अलॉट किया है। एक तरफ सरकार वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ऊपर नज़र गाड़े हुए है और गिनी चुनी जो वक्फ की ज़मीनें बची हुई है जिसका इस्तेमाल बच्चे खेलते हैं, ऐसे ज़मीनों को अब वक्फ बोर्ड खुद ऑफिसेज बना रहा है। हम वक्फ बोर्ड से एक सवाल करना चाह रहे हैं, 93,000 एकड़ ज़मीन आपकी अगर वक्फ बोर्ड की है तो फिर दूसरी जगहों के ऊपर जो ज़मीनें दूसरे लोगों ने कब्ज़ा करके रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बहुत सारी खाली ज़मीनें हैं, वहाँ पर जाके आप ऑफिस बनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन साफ शब्दों में आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर 1 इंच की जगह भी किसी को नहीं दी जाएगी। इसके आगे अगर यहाँ पर काम हुआ तो वो काम करने वाले, उनकी गाड़ियाँ कैसे वापस कराई जाएगी ये सभी को अच्छी तरीके से मालूम है। तो वक्फ बोर्ड ने, PWD डिपार्टमेंट ने ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि आम खास मैदान के ऊपर हम किसी तरह का कोई भी इजाज़त नहीं देंगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। माजी मंत्री अब्दुल सत्तार ने अलाउड की थी वक्फ बोर्ड को जगह लेबर कॉलोनी में। देखिए जब वक्फ बोर्ड का मैं सदस्य था उसी वक्त यही वक्फ बोर्ड से हमने NOC लिए थे कि यहाँ पर एक स्टेडियम बनाने के लिए। स्टेडियम का प्लान अब्दुल सत्तार साहब जब मंत्री थे, माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके लिए है तो पूरा प्लान तैयार किया था। दुर्भाग्यवश आज वो मंत्री नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हम यहाँ पर स्टेडियम बनाएंगे। स्टेडियम यहाँ पर बनेगा, लेकिन अगर इसी जगह के ऊपर अगर आप ऑफिसेस खड़े कर डालेंगे एक के बाद एक, वक्फ बोर्ड के खुद के लाले पड़े हुए हैं, हो सकता है कि कल ये ऑफिस बनाए और यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जगह कलेक्टर साहब खुद आकर बैठ जाए। तो हम ये सब चीज़ें अपनी आंखों के सामने नहीं होने देंगे। उसमें मेहरबानी करके है तो आम खास मैदान को छोड़ दीजिएगा। उसमें दूसरी एक ज़मीन रोशन गेट के आगे गिरनी की ज़मीन है, हमने वो ज़मीन हासिल करने के लिए कमिश्नर साहब को लेकर गए। हमने कलेक्टर साहब के पास जाकर है तो निवेदन दिए, डिविजनल कमिश्नर साहब को इसके बारे में फ़ैसला करना है। लेकिन अब हमें ये पता चल रहा है कि औरंगाबाद के कुछ बड़े बिल्डर्स जो है वो अधिकारियों के साथ साठगांठ करके गिरनी की जो ज़मीन है रोशन गेट के आगे की, वो भी खुला ओपन स्पेस है, वहाँ पर भी एक फुटबॉल ग्राउंड बनना चाहिए करके ये हमारी मांग है। लेकिन कुछ बिल्डर्स उसके अंदर इंटरेस्ट ले चुके हैं और चूँकि करोड़ों रुपये की वो ज़मीन है, इसीलिए मैं रोशन गेट की आवाम से ये अपील करूँगा, अगर गलती से वहाँ पर कोई आया वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ज़मीन लेवल करने के लिए, तो उन्हें किस तरीके से वापस भेजाना है आपको अच्छी तरह मैं इशारों के अंदर बता चुका हूँ। देखिए, आम खास ग्राउंड जो ऑलरेडी जो तो स्टेडियम बनाने के लिए यहाँ की NOC तक इशू हो चुकी है वक्फ बोर्ड की तरफ से, लेकिन किस तरह से मुसलमान इलाकों के अंदर आज जो कुछ बची हुई प्रॉपर्टीज़ है जिसके ऊपर आज हमारा नौजवान जिनके लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है और ऐसी जगह ग्राउंड्स है कि वहाँ पर इन लोग का जाना भी नामुमकिन है। और ऐसे पीरियड के अंदर जो है तो जो बची हुई कुछ ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की, ये जाते जाते भी किस तरह इसको ख़त्म करना, ये एक जो है तो उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सुबह से जो है तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड की जो है तो बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ। खास बात यह है कि इसका टेंडर कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने का हुआ, कौन सी एजेंसी है, वो किसी को भी पता नहीं है, लेकिन ग्राउंड ख़त्म किया जा रहा है। तो उन्होंने ये समझ लेना चाहिए कि ये औरंगाबाद की शान है, ये आम खास जो ग्राउंड है ये औरंगाबाद की आन बान और शान है और इसको किसी भी कीमत के ऊपर ख़त्म नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर काम करने वालों को नहीं बल्कि पूरे प्रशासन को जो दिक्कत बाद में आएगी, पब्लिक से बढ़कर प्रशासन भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है, ना कोई मंत्री और संतरी होगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये टेंडर फ़ौरन कैंसिल किया जाए और इसकी जगह पर उद्धवराव पाटिल चौक के पास में जो 2 एकड़ जगह है, इम्तियाज़ जलील साहब ने वहाँ पर भी इससे पहले एक शादी खाने का प्रपोजल लाया था।
काफ़ी बेहतरीन जो है तो वहाँ पर वक्फ बोर्ड का ऑफिस बन सकता है, तो वहाँ पर बनाया जाए, ऐसी पूरी औरंगाबाद की आवाम की डिमांड है। अगर ये डिमांड को कबूल नहीं किया गया तो प्रशासन ने आवाम से भिड़ने की तैयारी रखना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। माली साल 2024-25 में 4,425 बिजली चोरी के मामलात मंजर आम पर आए हैं, जिनमें से 350 सारिफीन के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये इत्तला महावितरण इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। माली साल 2024-25 में महावितरण कंपनी के जोनल ऑफिस की हुदूद में औरंगाबाद और जालना इन दो अजला में बिजली चोरी के 4,425 मामलात मंजर आम पर आए हैं, जिसमें खाती सारिफीन ने 7 करोड़ 87 लाख रुपयों की बिजली चोरी की, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और 350 सारिफीन के खिलाफ मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाए गए। मुताल्लिका इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक बिजली चोरी पर काबू पाने की गर्ज से चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट की हिदायत पर हर माह के पहले और दूसरे हफ्ते में बिजली चोरों पर शिकंजा कसने के लिए औरंगाबाद और जालना इन अजला में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। बिजली के तारों पर आंकड़े डालकर बिजली चुराने के साथ साथ कई मकामात पर मीटर के साथ छेड़छाड़ी के वाक़यात मंजर आम पर आए हैं। जिन मीटरों के साथ छेड़छाड़ की जाती है उन मीटर्स को महावितरण की टेस्टिंग लैब में ले जाकर सारिफीन के सामने उसकी जांच की जाती है और फिर उन्हें इस्तेमाल शुदा बिजली का बिल जुर्माने के साथ दिया जाता है, जिसे अदा करने के लिए उन्हें 1 महीने की मोहलत दी जाती है। अगर वो बिजली बिल माह जुर्माना अदा कर देते हैं तो उन पर कोई केस नहीं किया जाता, मगर ऐसे ग्राहक जो बिजली बिलों की अदायगी में टाल मटोल करते हैं उनके खिलाफ मुताल्लिका कानून के तहत केस दर्ज करवाए जाते हैं। किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए मराठा मावड़ा संगठन मैदान में उतरने पर मजबूर है। ये इत्तला तंजीम के जिम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। अयां रहे कि लोकसभा और असम्बली इंतखाबात के मौके पर महायुति हुकूमत ने वादा किया था कि किसानों की ज़मीन का रिकॉर्ड यानी 7/12 क्लीन किया जाएगा और कर्ज माफ़ किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसानों को कर्ज माफ़ी नहीं मिली है। इसी मसले को लेकर आज मराठा मावला संगठन के बानी सदर मानिकराव शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हुकूमत को जगाने के लिए किसान और मराठा मावला संगठन के कारकुनान जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। मराठा मावळा संघटनेतर्फे भव्य असं शक्ती प्रदर्शन मराठवाडा विभागीय आयुक्त कार्यालयावर होणार आहे। शुक्रवार दिनांक 2 मे 1925 रोजी महाराष्ट्रातील तमाम मराठा मावळा संघटनेचे सर्व पदाधिकारी शेतकरी बंधू या आंदोलनामध्ये सामील होणार आहेत। मराठा मावळा संघटनेचा एकच उद्देश आहे की मागच्या निवडणुकीमध्ये सरकारला आश्वासन दिलं होतं की शेतकऱ्याची आम्ही कर्जमाफी करू। सरकार आलं, सत्ता स्थापन केली, आघोरी बहुमत मिळालं, परंतु शेतकऱ्याला त्यांनी वारेवर सोडलं। त्यामुळे आज तमाम महाराष्ट्राचा शेतकरी आत्महत्या करतोय, त्यांना कुठलीही शासकीय मदत नाही आणि नवीन कर्ज घ्यायचं म्हणलं तर मागचाच कर्जाचा डोंगर त्यांच्या डोक्यावर आहे। त्यामुळे सरकारकडे आमची मागणी आहे की तुम्हाला शेतकरी जर वाचवायचा असेल तर तुम्ही शेतकऱ्याला संपूर्ण कर्जमाफी दिली पाहिजे, त्यांचा 7/12 कोरा झाला पाहिजे आणि त्यांना नवीन कर्ज दिलं पाहिजे, तरच शेतकरी जगू शकतो। ह्या मागणीसाठी मराठा मावळा संघटनेतर्फे प्रचंड असे धरणे आंदोलन विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर करण्यात येणार आहे। रियासती हुकूमत ने ज़िला टीबी सेंटर को अल्ट्रा पोर्टेबल एक्सरे मशीन सप्लाई की है, जिसके ज़रिए 20,000 से ज़ायद टीबी के मरीज़ों का एक्सरे किया जाएगा। ये इत्तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि दूर दराज इलाकों की आबादी को एक्सरे मुआयने की सहूलत मुयस्सर न होने के बाइस टीबी की तशखीस मुश्किल हो रही थी। इसी पस मंज़र में कौमी टीबी खात्मा प्रोग्राम के तहत मुश्तबा मरीज़ों की जाँच को आसान बनाने के लिए एक जदीद और इंतहाई हल्की, आसानी से ले जाने के काबिल अल्ट्रा पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन ज़िले के टीबी सेंटर को रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम की गई है। ज़िले के तमाम ताल्लुक़ों में अल्ट्रा पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे यानी HH एक्सरे मशीन का आसानी से इस्तेमाल मुमकिन होने के बाइस फ़िलहाल ज़ेरे इल्तिवा टीबी के मरीज़ों की फ़ौरी जांच मुमकिन हो सकेगी। इस मुहिम पर मौसर अमल दरामद के लिए ज़िले के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभय धानोरकर की क़यादत में रियासती सतह से 102 नई एम्बुलेंसेस फराहम की गई हैं। इसके नतीजे में ज़िले में 20,000 से ज़ायद मुश्तबा टीबी मरीज़ों की जांच मुमकिन हो सकेगी। इस मौके पर ज़िला टीबी ऑफिसर डॉक्टर वैशाली डकले पाटिल, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विलास विखय पाटिल, डॉक्टर पंडित राठौड़ और ज़िला टीबी सेंटर के तमाम अफसरान व मुलाज़मीन मौजूद थे।
पुलिस महकमे के शोबे एनडीपीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी मालियत 2,10,000 रुपये बताई जा रही है। वाज़ेह रहे कि महकमे पुलिस की एनडीपीएस ब्रांच यानी इंसदाद मंशियात शाख ने शहर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,20,000 रुपये का गांजा बरामद किया है। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर गीता बागौड़े की क़ियादत में अंजाम दी गई। खुफिया एजेंटों की इत्तला पर पुलिस ने जाल बिछाया था। रात तकरीबन 9:30 बजे हरसूल इलाके में 2 खवातीन को गांजे की खरीदो फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एक खातून की थैली से 4 किलो गांजा जबकि दूसरी की थैली से 6 किलो गांजा बरामद हुआ। तफसीली तफ्तीश के बाद मजमूई तौर पर 2,20,000 रुपये मालियत का ममनुआ माल जब्त किया गया। ये इत्तला महकमा पुलिस की इंसदाद मंशियात ब्रांच की जानिब से दी गई। जालना के MIDC फेज़ 3 सनती इलाके में मौजूद कान में डूब जाने के सबब एक नौजवान की मौत हो गई। ये मामला चंदन झीरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। वाज़ेह हो कि ज़िला जालना के औरंगाबाद रोड पर वाक़े फेज़ 3 MIDC जालना की कान में 28 अप्रैल को दोपहर 2 बजे के करीब ये बॉडी पाई गई। चंदन झीरा इलाके में रहने वाले अरुण गणेश पवार उम्र 27 साल की पानी में गिरने से मौत हो गई। नौजवान की लाश निकालने के लिए फायर ब्रिगेड के अफसरान और अमले की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन फायर ऑफिसर माधव पानपट्टे की रहनुमाई में असिस्टेंट फायर ऑफिसर संदीप दराड़े, ड्राइवर विनायक चौहान, फायरमैन नागेश घोगे, संतोष काले ने अंजाम दिया। बॉडी को निकालने के बाद मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने उसे ज़िला जनरल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने अरुण गणेश पवार को मुर्दा करार दिया। चंदन झीरा पुलिस थाने में इस वाक़े के सिलसिले में MLC के मुताबिक पानी में डूबकर मौत होने की इब्तिदाई हादसाती मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मज़ीद तफ्तीश हेड कांस्टेबल लोखंडे कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 30 अप्रैल से शुरू हुए पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तिहानात। वाइस चांसलर ने दी जिला बीड़ में इम्तिहानी मराकज़ को विजिट। पहले ही दिन पकड़े गए 36 नकल बहादुर। शिवसेना उद्धव ग्रुप के बाद अब पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालिबे पर NCP शरद पवार ग्रुप भी उतरी मैदान में। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर किया चूना लगाओ आंदोलन। आम खास मैदान की 1 इंच जगह भी किसी और मकसद के लिए लेने नहीं दी जाएगी। साबिक MP इम्तियाज जलील ने दिया इंतबाह। वक्फ बोर्ड दफ्तर के तामीरी काम पर नौजवानों ने किया सख्त एतराज़। और मुंशियात का कारोबार करने वालों पर पुलिस महकमे की सख्त नज़र। NDPS दस्ते ने की कार्रवाई, 10 किलो गांजा जब्त। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।